हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है कैपेसिटेंस, धारिता। धारिता मीन्स किसी चालक के आवेशों को धारण करने की क्षमता। तो आज उसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले क्लास में हमने डाई इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा था, पोलर डाई इलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत और परावैद्युत का भंजन, परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करा हुआ था। परावैद्युत के प्रकार। इसके अलावा इस चैप्टर के अन्य किसी भी वीडियो को लेक्चर को देखना चाहते हैं या इसके पहले वाला जो टॉपिक है, पहले वाला लेसन है जो कि है हमारा गुलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, उससे संबंधित कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस के साथ है, सभी वीडियो मौजूद हैं, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। आपको निश्चित रूप से आप वहां पर देखिए और आपका निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। जो भी अगर आप समस्याएं फील कर रहे हैं फिजिक्स को पढ़ने में, तो ठीक यहाँ पर भी इसी तरीके से जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं उसको हम एक एक पॉइंट वाइज यहाँ पर बताते चल रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो उसी सीक्वेंस में आज हम पढ़ने वाले हैं चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। किसी चालक की कितनी धारिता होती है। ऐसे समझिए कि एक बाल्टी है, तो बाल्टी में 5 लीटर की बाल्टी है तो उसकी धारिता कितनी है? 5 लीटर की धारिता है। 3 लीटर की बाल्टी है तो 3 लीटर उसकी धारिता है। 10 लीटर की बाल्टी है तो 10 लीटर उसकी धारिता है। मीन्स ये हम कह सकते हैं कि धारिता मीन्स होती है कि बाल्टी में कितना पानी वो धारण कर सकता है। 10 लीटर लिखा है, इसका मतलब बाल्टी 10 लीटर अपने अंदर धारण कर देगा। अगर 10 लीटर से ज़्यादा हम पानी उसमें डाल देंगे तो वह पानी बाहर बहने लगेगा। इसका मतलब कि वो धारण नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि बाल्टी की जो धारिता है वह 10 लीटर है। 5 लीटर लिखा है तो 5 लीटर है। अब कहेंगे सर यहाँ पर कैसे धारिता हो गई, क्या इसमें भी हम पानी भर रहे हैं? तो ना बाबा, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर भी धारिता है लेकिन कुछ दूसरी धारण करने की क्षमता है। उसी प्रकार जब हम किसी आवेश को किसी चालक को देते हैं, आवेश को किसी चालक को दिया जाता है, या कह सकते हैं किसी चालक को हम आवेशित करते हैं आवेशों को देकर, तो इस प्रोसेस के दौरान जब कोई आवेश किसी चालक के अंदर प्रवेश करता है तो पहले उसके अंदर कोई आवेश नहीं है। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये कोई चालक का पृष्ठ है, कोई चालक का पृष्ठ है। इस चालक के पृष्ठ को हम आवेश देते हैं, ये हमने Q1 आवेश दिया, प्लस Q आवेश। फिर क्या करेंगे, हम दूसरा आवेश देते हैं, इसको प्लस Q2 आवेश दे दिया। फिर हमने और आवेश दिया, यहाँ पर Q3 आवेश दे दिया। तो जिस प्रकार से हम यहाँ पर आवेशों को देते जाएंगे तो यह आवेशों को धारण करता जाएगा। अब जब एक्स्ट्रा यहाँ पर आने लगेंगे, जैसे ये कुछ आवेश यहाँ पर ये ग्रहण कर लिया है, Q4 हो गया, Q5 हो गया। अब हम जब इसको नया आवेश देंगे तो ये नया आवेश जब Q6 आने लगेगा तो इसके अंदर जो पहले से आवेश हैं उसको मना करेंगे, भैया पहले से भीड़ बाबा मत यहाँ। लेकिन हम क्या करेंगे, हमको तो धारण करवाना है, उसको देना है आवेश। फिर भी ये आवेश उसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी हम जो नया आवेश है उसको खुद कार्य करते हुए इसके अंदर प्रवेश करा देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, फिर से हम क्या बात बता रहे हैं कि अगर एक बार हमारे पास कोई चालक है, सबसे पहले हमने Q1 आवेश दिया तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं है तो आसानी से ग्रहण कर लेगा। हमने Q2 आवेश दिया, आवेशों की संख्या कम है, वो भी आसानी से चला जाएगा। Q3 आवेश दिया, Q4 आवेश दिया, Q5। जैसे जैसे यहाँ पर आवेशों की मात्रा बढ़ती चली जाएगी,
जैसे जैसे यहाँ पर आवेशों की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, ठीक उसके विरुद्ध हम उसके सीक्वेंस में ही देखेंगे कि जो अब नया आवेश आएगा उसको जो वहाँ पर पुराना वाला आवेश है उसका विरोध करेगा, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं, इसके अंदर पहले से पॉजिटिव चार्ज है। तो उस इन सभी पॉजिटिव चार्ज के विरुद्ध नए आवेश को लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, और जब हम इस पर कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसकी विभवांतर में वृद्धि हो जाएगी, इसकी विभवांतर में वृद्धि हो जाएगी। आप ऐसे समझें कि V इक्वल टू W अपान क्यू होता है, V इक्वल टू W अपान क्यू है। यदि W की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि V की वैल्यू बढ़ जाएगी। W की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब है कि यहाँ पर V की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आवेशों को लाने में, यहाँ पर आवेशों को लाने में हमें अधिक कार्य करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर के विभव में वृद्धि हो जाएगी। जितना अधिक हम आवेश देते चले जाएंगे उतना अधिक इस चालक के विभव में वृद्धि होती चली जाएगी। जितना अधिक हम आवेश इसको देंगे उतना अधिक इसके आवेश में वृद्धि होती चली जाएगी। अब बात ये आती है कि कब तक इसको हम आवेश देते रहेंगे। क्या हम ये Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 कितने आवेश ऐसे इसको हम देते चले जाएंगे? क्या अनलिमिटेड आवेशों को धारण कर सकता है? तो मेरे भाई, कभी भी कोई भी वस्तु हो, किसी भी चीज को धारण कर रही है, वह अनलिमिटेड धारण नहीं कर सकती है। वो इनफाइनाइट तक उस वस्तु को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकती है। सबकी एक निश्चित सीमा होती है जिसके बाद वह अपने अंदर आवेशों को धारण नहीं कर सकता है। जैसे हमने बताया कि एक बाल्टी होती है, एक बाल्टी कितने आवेशों को, कितने पानी को ग्रहण कर सकती है? 10 लीटर ग्रहण कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है, तो 10 लीटर उसकी धारिता है। उसी प्रकार यहाँ पर कोई भी चालक होता है, वह अनलिमिटेड, अनंत आवेशों को अपने अंदर धारण नहीं कर सकता है। किसी भी चालक को आवेशों को धारण करने की एक निश्चित सीमा होती है, उस सीमा तक ही वह चालक अपने अंदर आवेशों को धारण कर सकता है, और अपनी अधिकतम जितना वह आवेशों को धारण कर सकता है वही उस चालक की धारिता कहलाती है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि धारिता का अर्थ होता है, धारिता का अर्थ होता है, धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता क्या, कौन सी क्षमता? अर्थात किसी चालक द्वारा, किसी चालक द्वारा आवेशों को धारण करने की अधिकतम क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। उस चालक की धारिता कहते हैं। फिर से यहाँ पर क्लियर है, धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता, किसी चालक द्वारा आवेशों को धारण करने की जो अधिकतम क्षमता हो सकती है, जितना अधिकतम वो आवेशों को ग्रहण कर सकता है, उसे हम उस चालक की धारिता कहते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि नए आवेशों को जब लाते हैं तो यहाँ पर पुराने पहले से जो आवेश हैं वो इसको रोकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आवेश ला रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव पहले से है,
दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है, हमें कार्य करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि कार्य जितना ज़्यादा होगा उसका विभव ज़्यादा हो जाएगा। विभव ज़्यादा होने का, अब कार्य ज़्यादा है तो विभव ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि किसी चालक को दिया गया आवेश, हम जितना आवेश देंगे उतना अधिक कार्य करना पड़ेगा, तो उतना अधिक उसके विभवांतर में वृद्धि होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, किसी चालक को दिया गया आवेश चालक में उत्पन्न विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में उत्पन्न विभव को अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमने कहाँ से पाई? यहाँ से। हमने कहा कि कार्य अधिक करना पड़ेगा तो आवेशों को देने में कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा तो विभव बढ़ेगा। इसका मतलब निकला कि डायरेक्ट अगर हम कहें कि जितना आवेश अधिक देंगे उतना उसमें विभव अधिक उत्पन्न होगा, इसका मतलब उसके अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि अगर जितना अधिक आवेशों की हम मात्रा वहाँ पर देंगे उतना अधिक आवेश में वृद्धि होगी। तो अगर हम यहाँ से मान लें कि माना किसी चालक को Q आवेश देने पर, किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V है, तो उसके विभव में वृद्धि V है। तो यहाँ से हमें पता चला कि अनुक्रमानुपाती होता है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q दिया गया आवेश उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। हम जानते हैं कि आवेश Q को बढ़ाने से विभव बढ़ रहा है, लेकिन किस रेशियो के साथ बढ़ रहा है? अगर हम पूछे कि कांस्टेंट यूज क्यों किया जाता है, तो आप सोचिए कि Q के बढ़ाने से V बढ़ रहा है, ये तो हमको बताया गया, लेकिन हमसे पूछा जाए किस रेट से बढ़ रहा है। क्या आवेश को बढ़ाने से विभव 2 गुनी स्पीड से बढ़ रहा है, कि 3 गुनी स्पीड से बढ़ रहा है, किसके स्क्वायर की स्पीड से बढ़ रहा है? उसको पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा। तो ये जो कांस्टेंट लगाया जाता है वो कांस्टेंट इसीलिए लगाया जाता है कि ताकि पता चल जाए कि जो राशि उसके बढ़ रही है उसके बढ़ने से वो किस रेशियो में बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो आता है Q इक्वल टू CV। अब कहेंगे यहाँ पर C क्या है सर? जहाँ C अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। जहाँ C अनुक्रमानुपाती नियतांक है इसे चालक की धारिता कहते हैं। तो ये चालक की धारिता हो गई। इसका अब हम चाहते हैं कि इसकी मात्रक और बीमा बता दें। कहेंगे धारिता का मात्रक और बीमा। धारिता का मात्रक और बीमा क्या हो जाएगा? तो अगर हम चाहें तो यहाँ से इसका मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। कहाँ से? हमको पता है Q इक्वल टू CV है, यहाँ पर हमको पता है Q इक्वल टू CV है।
अगर Q इक्वल टू सी बी है तो हमको बताएं जिसका मात्रक और बीमा निकालना हो उसको एक साइड में करिए। तो यहाँ पर आ जाएगा सी इक्वल टू क्यू अपान वी, सी इक्वल टू क्यू अपान वी। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा, यहाँ से अगर इसका हम मात्रक निकालें, कहेंगे सी धारिता है, सी का मात्रक इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक Q और फिर विभव का मात्रक V। अब सबको पता है कि C का मात्रक क्या होता है। C का मात्रक कैसे निकल गया, सबको पता हो गया होगा। C का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और यहाँ पर विभव का मात्रक होता है वोल्ट। मीन्स हमको यहाँ पर पता चल गया है, क्या पता चल गया कि धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। ये इसका कौन सा मात्रक हुआ, ये इसका एमकेएस मात्रक है, ये इसका एमकेएस मात्रक है। अब आप कहेंगे सर अगर एमकेएस है तो इसका एसआई का होगा, इसका एसआई मात्रक क्या होगा। जो एसआई मात्रक होता है वह एमकेएस पर आधारित होता है। कूलाम प्रति वोल्ट, इसका हम एसआई मात्रक अब बात करेंगे, कौन सा, एसआई मात्रक की बात करेंगे। तो जो इसका एसआई मात्रक होता है, धारिता का एसआई मात्रक फैरड होता है। धारिता का एसआई मात्रक फैरड होता है। यह किसके बराबर होता है, यह कूलाम प्रति वोल्ट, किसके, कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। यह कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका ये किसके बराबर होता है, यह कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है, कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है यह। अब बात आती है कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो आगे यहीं पर हम लिख रहे हैं धारिता का सीजीएस मात्रक, धारिता का सीजीएस मात्रक स्टेट फैरड होता है, क्या होता है, स्टेट फैरड होता है। फैरड को हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं, अब कहेंगे कि अगर सब एक ही राशि के मात्रक हैं तो इनकी अलग अलग वैल्यू क्या होती है, इनकी अलग अलग वैल्यूज क्या होती हैं, इसको हम जान लें। तो अभी यहाँ पर लिखें कि यह कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। मीन्स कहें तो एक फैरड जो होता है, एक फैरड बराबर एक कूलाम प्रति वोल्ट, एक कूलाम प्रति वोल्ट, ऐसा है। तो अगर हम कहें कि स्टेट कूलाम ये सीजीएस के साथ संबंध क्या होता है, सीजीएस के साथ कहें तो एक फैरड बराबर होता है, 9 गुणे 10 घाते 11
ये स्टेट फैरेड। ये CGS और SI में संबंध निकल गया है, ये CGS और SI में संबंध निकल गया है ये वाला, इसको याद रखना दोनों चीज़ों को। अगर हम कहें कि यहाँ पर 1 फैरेड का डेफिनेशन क्या होता है, 1 फैरेड की परिभाषा, 1 फैरेड की परिभाषा, एक फैरेड की परिभाषा, इसकी परिभाषा हम चाहे यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से हम बना सकते हैं। कह दें यदि Q इक्वल टू, यदि Q इक्वल टू 1 कूलाम हो और V इक्वल टू 1 वोल्ट हो, तो जाहिर सी बात है C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1। इसका मतलब 1 आएगा, या किसके बराबर होगा, ये फैरेड के बराबर होगा। तो ये हमें 1 फैरेड मिल जाएगा। 1 फैरेड का हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कहेंगे कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि यदि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट की हो तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट की हो तो उसकी धारिता 1 फैरेड होगी। यहाँ पर उसको नोट कर दें। यदि चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि हो, 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता, उस चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। ये हमने बता दिया कि 1 फैरेड की परिभाषा की, 1 फैरेड कहते किसे किए हैं। फिर हम कहते हैं कि धारिता के अन्य क्या मात्रक होते हैं, धारिता के अन्य क्या मात्रक होते हैं, या इसकी हमने अभी बीमा नहीं निकाली है, उसको निकाल लेते हैं। अगर इसकी हम बीमा यहाँ से निकालना चाहें तो कह सकते हैं कि आवेश की बीमा बटे विभव की बीमा। अगर हम C की बीमा निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं आवेश की बीमा बटे विभव की बीमा। अब इसको हम जानते ही हैं आवेश की बीमा क्या होती है। आवेश की बीमा तो सबको पता है भाई, आवेश की बीमा तो सबको पता है कि AT होती है। आवेश की बीमा तो सबको पता है कि AT होती है। अब बात आई कि विभव की बीमा क्या होती है। तो विभव की बीमा सबको पता है ml स्क्वायर T पर -3 ml स्क्वायर। इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ये विभव होता है W/Q, V का होता है ml स्क्वायर T पर -2 अपान इसका होता है AT। ये ऊपर जाएगा तो T के पावर -3 ml स्क्वायर T पर -3 और ये ऊपर जाएगा तो A के पावर -1। ये हो गई इसकी बीमा। यहाँ पर जब हम आएंगे तो नीचे लिख देंगे ml स्क्वायर T पर -3 A पर -1। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर इसकी बीमा। ये ऊपर जाएगा तो m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर -3 ऊपर जाए प्लस हो जाएगा t के पावर 4 और यहाँ पर a के पावर 1 यहाँ पर है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 1 पहले से a स्क्वायर। तो ये हमें आ गई
धारिता की बीमा। अब हम कहें कि इसके अन्य मात्रक क्या होते हैं, इसके अन्य मात्रक क्या होते हैं, छोटे मात्रक की बात करें तो यहाँ पर इसके अन्य मात्रक की हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। इसका जो अन्य मात्रक होता है, अन्य मात्रक में है जैसे 1 मिलीफैरड, 1 मिलीफैरड इक्वल टू 10⁻³ फैरड। और क्या हो सकता है, 1 माइक्रोफैरड हो सकता है, 1 माइक्रोफैरड हो सकता है। माइक्रो नॉर्मली हम ऐसे लिखा रहता है, 1 माइक्रोफैरड बराबर हो सकता है 10⁻⁻6 फैरड। और 1 पिकोफैरड हो सकता है, 1 पिकोफैरड, पीक मीन्स 12 होता है, नैनो आ जाए तो 9 होता है, -9, पीक आ जाएगा तो -12 होता है, 10 = -12 फैरड हो जाता है। और अगर वही हमसे पूछे 1 नैनो फैरड कितना होता है, 1 नैनो फैरड, नैनो मीन्स 9 समझें तो 10⁻⁻9 फैरड। ये हमारे कुछ ऐसे मात्रक, इसकी मात्रक की छोटी और बड़ी मात्रक हो जाते हैं, धारिता के छोटे और बड़े मात्रक हो जाते हैं, जो अक्सर न्यूमेरिकल में किसी चालक की धारिता 1 पिकोफैरड, माइक्रोफैरड, इस टाइप के प्रश्न आते रहते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसको याद रखना है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 लगेगा, पिको आ जाए तो 10⁻⁻12 लगेगा, और नैनो आ जाए 10⁻⁻9। ये सब ऐसे चीज़ें हैं कि हमेशा आती रहती हैं। जैसे 1 माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर। जब नैनोमीटर की बात करेंगे 10⁻⁹ मीटर होगा, नैनो फैरड की बात करेंगे 10⁻⁹ फैरड होगा, नैनो सेकंड की बात करेगा 10⁻⁹ सेकंड होगा। इसी प्रकार 1 पिको फैरड की बात करेगा 10⁻12 सेकंड फैरड होगा, नैनो पिको सेकंड की बात करेगा 10⁻12 सेकंड होगा। तो ये चीज़ पिको में 10⁻12, नैनो में 10⁻9, इसके आगे जो राशि रहेगी वही राशि यहाँ पर चली आएगी, तो इसमें किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने चालक की धारिता पर डिस्कस किया। आशा करते हैं कि आपको जो टॉपिक हमने समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो रही है यहाँ पर समझने में तो बेशक कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए और तुरंत आंसर को प्राप्त करिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको हम इंतज़ार करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और अगर पीछे की कोई वीडियो देखना चाहती है, इसके पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 का कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या तो प्लेलिस्ट में जाइए और सीक्वेंस के साथ करके प्रत्येक चैप्टर का 1 बाय 1 करके सभी वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा, और कुछ का वहाँ पर अपलोड हो चुका है तो उसको देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।